लैप्लास करेक्शन। लैप्लास साहब ने क्या कहा सुने। उन्होंने कहा, न्यूटन साहब ने बोला था कि प्रोसेस आइसोथर्मल होता है। लैप्लास साहब ने कहा कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, जब साउंड ट्रेवल करती है तो इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हीट का एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। उन्होंने क्या कहा कि फॉर्मेशन ऑफ compression and rare fraction is so fast that we can consider it as एडियाबैटिक प्रोसेस। उन्होंने बोला कि न्यूटन साहब से मैं एक ही बात पे इत्तेफाक नहीं रखता, उनके प्रोसीजर को मैं सही मानता हूं, पर इत्तेफाक इस बात से नहीं रखता कि क्या कि फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, यानी कि ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इन एयर इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके। अब एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आप कभी सुना हो तो पीवी की पावर जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती, नो हीट एक्सचेंज, ये भैया केमिस्ट्री का ज्ञान है जो पढ़ चुके हो। मुझे बताया गया है आप पढ़ चुके हो, और फिजिक्स में ये अपन पढ़ेंगे हीट वाले चैप्टर में, और मैं ये मानता हूं कि आप इस बेसिक बात को पढ़ चुके हो, तो उसी को यहां पर यूज ले रहा हूं। ओके सर, तो जब हीट एक्सचेंज नहीं होती तो जो इक्वेशन वैलिड होती है वो होती है पीवी की पावर गामा, पीवी की पावर गामा, और गामा आप जानते हैं होता है सीपी बाय सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी। मैं हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, मान रहा हूं तुम्हें आता है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब मैं हीट पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ाऊंगा, और सही बताऊं तो हीट केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ाई जाती है, और यहां हम भी पढ़ाएंगे पर दिल के साथ। ओके, ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसी भी गैस के जब दो प्रोसेस अपनाए जाते हैं तो जो उनकी मोलर हीट कैपेसिटी होती है, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड बाय कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज नोन एज सीपी, एंड सीवी इज जब कितनी हीट चाहिए जब उस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया जाए 1 मोल का कांस्टेंट वॉल्यूम पर। उन दोनों का रेशो कहलाता है किसी भी गैस के लिए गामा। याद हो तो ये मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए अलग अलग होता है, अभी उस पर अपन नहीं जा रहे हैं। पर क्या ये इक्वेशन हम जानते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर गैस के लिए ये गामा फिक्स्ड है। अच्छा, और पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन। तो ये भाई पुराना ज्ञान है, पुराना मतलब दूसरे चैप्टर का। डिफरेंशिएट करो, पहले पी को करो तो डीपी इंटू वी की पावर गामा। अब वी को करो तो गामा वी गामा -1 डीवी इंटू पी इक्वल टू 0। ये समझ में आया मैंने क्या करा? मैंने डिफरेंशिएट करा, पहले पी को डिफरेंशिएट, वी को कांस्टेंट, फिर वी को डिफरेंशिएट, पी को कांस्टेंट। क्या ये कहानी समझ आई? हाँ सर। वी की पावर गामा -1 कॉमन होकर 0 में चला गया तो बच गया वी डी पी प्लस गामा पीडीवी। यस और नो? अरे हाँ सर। तो ध्यान से देखो, गामा पी इक्वल टू -VdP बाई डीवी। अरे ये V -VdP बाई डीवी तो बल्क मॉडुलस होता है, यानी कि अगर मैं गैस में आइसोथर्मल की बजाय एडियाबैटिक प्रोसेस मान लूं तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा पी आएगी, वेयर गामा इज सीपी बाई सीवी एंड पी इज प्रेशर। देयरफॉर फॉर्मूला फॉर वेव विल बी अंडर रूट गामा पी बाई रो, और पी बाई रो को लिख सकते हैं RT बाई M।
ये हैं रियल फॉर्मूले ऑफ वेव, साउंड वेव इन गैस। गामा पी बाई रो और अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, न्यूटन के फॉर्मूले थोड़े गलत थे, उनमें गामा और जुड़ना चाहिए। जब एयर के लिए गामा की वैल्यू अपने को पता होती है 1.4 समथिंग 1.23 समथिंग होती है, उसको जब रखा गया और सॉल्व करा गया तो पता पड़ा गामा की वैल्यू 1.42 किसके लिए? एयर के लिए। जब ये वैल्यूज वास्तविकता में रखी गई अंडर रूट गामा पी बाई रो, तो आंसर आया 333 विच इज क्लोज टू एक्चुअल। जब ये वैल्यू यहां रखोगे ना, जब ये रखोगे यहां पे, तो ये वैल्यू 333 आएगी। मतलब गामा की वैल्यू क्या रख दें? 1.42, पी की वैल्यू क्या रख लें? 1.01 10 to the power 5 अपॉन 1.293, तो ये अप्रोक्सीमेटली 333 के आसपास आता है, विच इज क्लोज टू 331.3। यानी कि जो एक्चुअल है और जो थ्योरेटिकल आया लैप्लास के हिसाब से, ये दोनों मैच कर गए। मतलब हमें जीवन में न्यूटन का फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, या लैप्लास का याद रखना है? याद रखना है लैप्लास का, और वो फॉर्मूला है अंडर रूट गामा पी बाई रो या फिर अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। जो भी डेटा दे रखा हो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। फॉर्मूला लगा लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर, ठीक है सर। चलो भाई समझ आ गया। वी एस इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाई रो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एन। हाँ सर, हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। चलो भाई, अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या फॉर्मूले उतार लिए? क्या मैच भी कर गए एक्चुअल से? यानी कि फॉर्मूले याद रखने हैं अंडर रूट गामा पी बाई रो। इसलिए अगर आपको वो हीट के आते होंगे तो ये सब आप कर पाओगे। गैस की बेसिक ज्ञान होना चाहिए, तभी ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस निकाल पाओगे, है ना? प्रेशर, रो, गामा, गामा आर टी बाई एम, आर की वैल्यू पता होनी चाहिए 8.3 के आसपास, टी की वैल्यू केल्विन में रखते हैं पता होगा, एम मॉलिक्यूलर वेट है। ध्यान से देख, एम की वैल्यू जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम पर मोल, है ना? तो 32 ग्राम होता है वो, तो ग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे? केजी में। याद रखना, एम को रखते हुए गड़बड़ कर देते हैं कई बार बच्चे, है ना? हाँ, हाँ सर, हाँ सर। तो एम किस में रखेंगे? ग्राम पर मोल की केजी। जो अपन लिखते हैं 32 ग्राम, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का क्या होता है? एम 32 ग्राम पर मोल। पर हमें जो यहाँ पे रखना होगा वो एम किस में रखना होगा? केजी पर मोल में, है ना? तो ये 32 की जगह 32 × 10⁻³ केजी पर मोल रखेंगे। अरे हाँ, ओके, अरे हाँ सर, सही बात है सर, है ना? छोटी बात पर ध्यान रखना है। छोटे छोटे सवाल आते हैं, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, आपको बात समझ में आनी चाहिए, आपको बात समझ में आनी चाहिए। अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ, हाँ सर, सही सा लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है। ओके सर, चलो तो। हो, ये तो अपन जानते हैं, v इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, p इक्वल टू एनर्जी r 8.314 मोलिकुलर वेट इन केजी पर मोल, t टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन। ये बात हमें, या ये बातें याद होनी चाहिए भैया। ऐसे रखते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इन केजी पर मोल, और टेम्परेचर किसमें रखते हैं? केल्विन में। अगर ये फॉर्मूला यूज लेना है या फिर अंडर रूट गामा पी बाई रो से भी काम चला सकते हो। ध्यान रखना एकदम अच्छे से। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी सवाल दे दूंगा आपको कि भाई बताओ नाइट्रोजन गैस का 27 डिग्री पर क्या वेलोसिटी होगी? नाइट्रोजन गैस एम पता है, आर पता है, 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। गामा डाई एटॉमिक गैस,
याद है एटॉमिक गैस का गामा क्या होता है? 7/5, 1.4। नहीं याद है तो देखो पीछे, ये उस वाले चैप्टर से। अरे हाँ सर, तो रख दो, आंसर आ जाएगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्या ऐसे सवाल में बहुत सारे पूछ सकता हूं? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अरे मैं सही कहता हूं, तुम सुनते नहीं हो। पहले बता, जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर। अच्छा सा लग रहा है सर, सही सा लग रहा है सर, अब बढ़िया सा लग रहा है सर। ओके, तो ध्यान रखना, इसको होमवर्क लिख लो, खुद करना भाई। चलो भाई, खुद करना, फॉर्मूले में रखना है। याद रखो, N2 का N2 का मॉलिक्यूलर वेट, N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम पर मोल, यानी कि 28 इंटू 10⁻³ ग्राम केजी पर मोल। ऐसे रखना फॉर्मूले में और अब निकाल लेना। अगर ऐसे कोई भी सवाल आएंगे, क्या आप कर सकते हो? हीलियम का पूछ लूं, क्या हीलियम मोनो एटॉमिक है, यानी कि 5/3। अरे हाँ सर, क्या ऐसे सवाल आएंगे? कर लोगे? फॉर्मूला बेस्ड हैं, गड़बड़ नहीं करनी। कहां गड़बड़ करते हो बता दिया वो। अब छोटे सवाल खूब सारे कर लो, आपको डीपी वर्कशीट में बहुत सारे मिलेंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, मौज मारने की जरूरत है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। आगे क्या करें सर? आगे पढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ओके चलो भाई, ये तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्रीज वी नॉट, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट t डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली इसको जैसे मैंने आपको बोला ना कि 0 डिग्री पर, अगर मान लो 0 डिग्री पे आपको वेलोसिटी वी नॉट दे रखी, तो समझें पहले 0 डिग्री का मतलब क्या? 273 केल्विन। अरे हाँ ठीक है, अब समझ लो, क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड को लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। अब वी नॉट की वैल्यू है अंडर रूट गामा आर 273/m। ठीक है, अगर मैं किसी भी टी डिग्री टेम्परेचर पे लेना चाहता हूं, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, ओके, 50 डिग्री नहीं, मान लो 30 डिग्री से कम, ऐसा क्यों समझ में आएगा अभी। तो जो टेम्परेचर रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा? T+273। तो क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट गामा आर, टेम्परेचर लिखा जाएगा T+273/m। ठीक, अब समझना, ये 1 ये 2, अगर 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइडेड बाई 1 करो, तो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टी टेम्परेचर अपॉन वेलोसिटी ऑफ टाइम एट 0 डिग्री टेम्परेचर। इसको ऐसे लिख लो चाहो तो, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टी डिग्री। ठीक, तो देखो इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो अंडर रूट गामा आर बाई एम, अंडर रूट गामा आर बाई एम गायब हो जाएगा, ऊपर बचेगा रूट T+273 और नीचे बचेगा 273, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस T/273। हाँ, अब थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक सुने। अगर T सोच 30 डिग्री से कम है, तो ये टर्म हो गई 30/273 से कम, यानी कि ये टर्म हो गई स्मॉल। अगर स्मॉल हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, ये पहले भी बता चुका हूं, इफ x इज स्मॉल। अरे हाँ सर, 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स। कब? जब x स्मॉल हो। यहां पे ये T/273 छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि t को 30 से कम रखा है। अरे हाँ सर, तो क्या इसे लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस, इसकी पावर हाफ है, तो 1/2 T273 इज VT/V0, यानी कि VT इक्वल टू V0 1 प्लस T/276। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब T डिग्री में हो, T इज इन डिग्री,
T is in degree and V naught is velocity at 0 degree centigrade and T is less than 30 डिग्री, लगभग मतलब T by 273, मैंने कुछ गड़बड़ करा एक्चुअली, ये 276 नहीं, ये 273 का डबल यानी कि 546, हाँ 546, तो ये आ गया Vt इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T बाई 546 एंड T लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड T लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये बात समझ आई? ये स्पेशल केस है, काम आ सकता है कभी कभी कि एयर का टेम्परेचर बता दो, अगर 0 डिग्री पे इतना है तो बताओ 20 पे क्या होगा, तो डायरेक्ट ये लगा लो। नॉर्मल प्रोसीजर से करोगे कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है उन पर्टिकुलर सवालों के लिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, मजा भी आ रहा है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, उतार लो, देखो। अरे हाँ सही सर, सही जा रहा है सर, वेलोसिटी ऑफ साउंड समझ में आ रही है सर। एयर में गैस में रूट, पहले न्यूटन फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला रूट बीटा बाई रो, उससे आया न्यूटन फॉर्मूला, उसमें करेक्शन कराया लैपलास, फिर उसमें और अपन एक शॉर्ट ट्रिक लगा ली। और हाँ, और कैसे फॉर्मूला लगाते हैं हमें बात समझ, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं बात हमें समझ आ गई। अरे आई कि नहीं आई? आई सर, बिल्कुल आई, 110% आई, बताओ आ गया? ओके, तो वेलोसिटी साउंड रूट गामा टी बाई एम, ओ हो, बोलो आ गया क्या? अरे सोच लो। अब 3 पैरामीटर पढ़ते हैं कि साउंड की रफ्तार किस किस को इंपैक्ट डालती है, किस किस को इंपैक्ट डालती है, मतलब टेम्परेचर चेंज करो तो रफ्तार का क्या होगा साउंड का। ओके ओके, प्रेशर बढ़ाओ घटाओ तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ाओ घटाओ तो क्या, है ना? उस पर बात करते हैं भाई, गर्म हवा हो गई तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी हो गई तो क्या होगा, उन इफेक्ट को पढ़ते हैं और दिमाग में याद भी रखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, सबसे पहला पैरामीटर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो खुद बताओ, अगर एक गैस है, खुद बताओ यहां से देख के, अगर एक गैस है, हमारे फॉर्मूले ऐसे थे, या तो ये या फिर गामा पी बाई रो, ठीक। अब तुम देख के बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं, क्या साउंड की रफ्तार चेंज होगी एक पर्टिकुलर गैस के लिए? पर्टिकुलर गैस है तो गामा फिक्स, आर फिक्स, एम फिक्स। इफ यू विल चेंज टेम्परेचर, if you will change temperature, if you will change temperature, बताओ क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होगी? अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी? हाँ सर, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ओके, तो 3 इफेक्ट अपन देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इन तीनों को देखना है। सबसे पहला किसका देखेंगे? टेम्परेचर का। किसका देखेंगे? तो हम इफेक्ट 3 चीजों के देखेंगे कि टेम्परेचर बदलने पर क्या होता है, प्रेशर बदलने पर क्या होता है और ह्यूमिडिटी बदलने पर क्या होता है। ओके सर, बात समझ आई सर? ठीक है सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम जानते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। कभी अब अगर कंपेयर कर लें कि 2 टेम्परेचर पर साउंड का क्या कंपैरिजन होगा, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी एट टेम्परेचर T1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ टेम्परेचर T2 इक्वल टू रूट T1 बाई रूट T2। कभी रेशो पूछ ले तो आपको आना चाहिए कि बताइए हीलियम की, एक सवाल ऐसे पूछ लूं कि बताओ हीलियम गैस का 300 केल्विन पर
और 600 केल्विन पर वेलोसिटी S1 S2 है, क्या रेशो होगा? क्या बता सकते हो? डायरेक्ट रूट 300 बटे रूट 600 यानी कि रूट 1/2। और हाँ सर, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और उसके बेसिक से सवाल हमें समझ में आने चाहिए, हमें समझ में आने चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मौज भी आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, अब देखो प्रेशर का इफेक्ट। चलो तुम बताओ, तुम बताओ इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब? टेम्परेचर remains constant। अब बताओ, अगर मैं प्रेशर चेंज करूं गैस का, तो बताओ क्या होगा साउंड की रफ्तार पर? अगर मैं गैस का प्रेशर चेंज करूं पर टेम्परेचर सेम रखूं, पर टेम्परेचर सेम रखूं, ओके, तो बताओ क्या होगा साउंड का? बताओ क्या होगा? समझे? Velocity of sound does not vary on varying the pressure or density of the medium if the temperature is kept constant। क्यों? अगर सोच आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो इस फॉर्मूले में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा ना, तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है? पर सर मैं तो प्रेशर चेंज कर रहा हूं। तो जब प्रेशर चेंज करेगा ना तो ऑटोमेटिकली कौन चेंज हो जाएगी? व्हेन वी चेंज, व्हेन वी चेंज प्रेशर बट T remains same, density adjusts such that P by rho is equals to constant। मतलब प्रेशर को चेंज करोगे तो रो भी चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से चेंज होगा कि पी बाई रो कांस्टेंट रहेगा, तभी तो आर टी बाई एम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टी कांस्टेंट है। मतलब प्रेशर या डेंसिटी चेंज करने पर, प्रेशर या डेंसिटी चेंज करने पर, अगर प्रेशर चेंज करो और टेम्परेचर कांस्टेंट रखो तब भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। डेंसिटी चेंज करो तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। अरे हाँ सर, तो टी सेम है, क्योंकि टी सेम है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी व्हेन टी इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात समझ में आनी चाहिए, लॉजिकली क्लियर भी होनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बात तो आप बिल्कुल मौज वाली कह रहे हो। ओके सर, तो समझ आई क्या बात? तो प्रेशर और इनडायरेक्टली डेंसिटी दोनों का अपन वेरिएशन समझ गए। अगर टेम्परेचर सेम रखो तो इनके वेरी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी ऑफ साउंड वो ही रहेगी। ओ हो, बात तो आपकी समझ आई, बात तो आपकी समझ आई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। आगे चलो, अब कौन सा वेरिएशन? मान लो दो तरह की एयर है, एक ड्राई एयर मतलब गर्मी वाली, गर्मी में जो एयर होती, और एक बारिश वाली ह्यूमिड एयर। प्रेशर दोनों में सेम है, 1 atm 1 atm, बिल्कुल सही। पर अगर एक गैस, दो गैस अलग अलग हो गई ना, ये तो एक ड्राई एयर और एक ह्यूमिड एयर। ओके सर, अलग अलग गैस हो गई, एक ड्राई एयर और एक ह्यूमिड एयर। ओके सर, प्रेशर सेम रख दिया, प्रेशर तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, वो थोड़ी चेंज हो रहा है। तो बताओ, तो बताओ क्या होगा? तो बताओ क्या होगा? पहले मुझे बताओ कौन सी एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर एंड डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर? लॉजिकली बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी
ज्यादा होगी? बोलो, ह्यूमिड एयर की कि ड्राई एयर? बोलो, उससे फिर सोचना, P कांस्टेंट है, फिर इस फॉर्मूले से सोचना कि V इक्वल टू अंडर रूट गामा P बाई रो, अंडर रूट गामा P बाई रो। बोलो, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ह्यूमिड एयर की कि ड्राई एयर की? यहां बच्चे गलती कर देते हैं, ऐसा लगता है कि ड्राई एयर हल्की होगी और ह्यूमिड एयर भारी होगी, जबकि होता इसका बिल्कुल उल्टा है। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर से, ये प्रैक्टिकल सच्चाई है, याद रखनी है। जबकि लगता है इसका उल्टा है, बारिश में हवा हैवी हो जाती होगी, नहीं, उल्टा हो। एक्चुअली पता है क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना बारिश की, वो जो ड्राई एयर में पार्टिकल्स होते हैं, उनको अपने आप अपने में एब्जॉर्ब करके नीचे बैठ जाती हैं, तो ह्यूमिड एयर ना हल्की हो जाती है डेंसिटी वाइज। लगता है इसका उल्टा है, पर होता ये जो मैं बता रहा हूं, जो बूंदे होती है ना बारिश की, वो ड्राई एयर के पार्टिकल्स को अपने साथ लेके नीचे बैठ जाती हैं। इसलिए डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर प्रैक्टिकली कम होती है ड्राई एयर से, याद रखना है। अब सोचो, जिसकी डेंसिटी होगी कम, उसकी वेलोसिटी होगी ज्यादा, यानी कि ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी ज्यादा होती है ड्राई एयर से। ये याद रखने वाला सेक्शन है, याद रखो, डायरेक्ट आ सकता है, याद रखो, याद रखो, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। पहले बता, जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, अच्छा लग रहा है सर। ये पूरी कहानी थी वेलोसिटी ऑफ साउंड की, एयर में उसकी कहानी अपन ने पूरी सुन ली। बोलो क्लियर है? इफेक्ट देख लिया, टेम्परेचर का, प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, और ये याद होना चाहिए टेम्परेचर का, अपने इसका प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, ये याद होना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर को चेंज करो तो डेंसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर सेम रख रखा है। ओके, और ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर से, जबकि लगता है इसका उल्टा है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल एक और है, कर दो, कर सकते हो तुम लोग, सवाल पढ़ो, करो। मैं चुप रहूंगा 40 सेकंड तक, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ नहीं बोलूंगा मैं, गले को आराम देता हूं। लास्ट 15 सेकेंड तुम कर सकते हो इस सवाल को, सही होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है, गलत मत करना, जो पढ़ाया वो ही है, अभी जो लिखाया था उसी में से है। अरे बोलो भाई, कर पाए क्या? चलो, उसने बोला कि द कांस्टेंट गामा फॉर ऑक्सीजन एज वेल फॉर हाइड्रोजन इज 1.42। क्यों? क्योंकि O2 एंड H2 दोनों डायटोमिक है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज 470 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल द स्पीड इन हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर? मतलब क्या सेम है? टेम्परेचर। फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा RT by m. So velocity of oxygen is under root of gamma RT is same, m is 32 into 10 to the power minus 3. Okay.
gamma is 1.4, velocity in H2 is under root of, अच्छा ये वैल्यू आपको 470 दे रखी है, ओके सर, ये पहली इक्वेशन। वेलोसिटी ऑफ H2 1.4 इंटू आर इंटू टी, टी सेम है तो टी को रखे रखो, H2 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3, सेकेंड इक्वेशन। अरे हाँ सर, क्यों ना 1 और 2 को डिवाइड कर दें या 2 और 1 को डिवाइड कर दें, 2 डिवाइड बाई 1 करें तो वेलोसिटी ऑफ H2 बाई 470, जब डिवाइड करोगे तो रूट 1.4 आर टी कट जाएगा, 10 टू द पावर -3 भी कट जाएगा, बचेगा √32, हाँ सही कर रहा हूँ, हाँ √32/2 यानी कि √16 यानी कि 4, यानी कि वेलोसिटी ऑफ H2 इज 470 इंटू 4 यानी कि 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, नहीं हाँ तो सही है, तो कितना आया 1880, 1880 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्या ऐसे सवाल बहुत सारे आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, आपको इनका बेसिक ज्ञान होना चाहिए, शर्माने की और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ H2 इक्वल टू 1880 मीटर पर सेकेंड, जो निकाला जो पढ़ा वो बिल्कुल सही है। और हाँ, बात तो सर आप सही कह रहे हैं, क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे सोच लो, हाँ हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, क्या समझ आ गई ये बात? तो अगर कभी भी वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछ ली जाएगी, मैं इतनी बातें पढ़ चुका हूं, फॉर्मूला लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बात को अच्छे से देखूंगा सवाल को और आगे बढ़ जाऊंगा और मास्टर का पढ़ाया हुआ याद रखूंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये भाई साउंड की वेलोसिटी की कहानी, इसकी कहानी थी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव, डेंसिटी वेव, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब बात करेंगे एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, हम निकाल चुके, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी काम करता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद करो तुम्हारे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से सुनना, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, वो यहाँ पे भी काम करता है, पर क्या साउंड के लिए एक ही जगह लिखेंगे, अगर अपन अपनी स्टैंडिंग वेव से चलें, एस नॉट स्क्वायर एफ स्क्वायर, एस नॉट याद है, एक ही जगह एस नॉट आता है, एफ स्क्वायर डेंसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड है अंडर रूट बीटा बाई रो, जनरली यहाँ पे प्रेशर वेव की बात होती है, तो एक डेल्टा पी नॉट भी हमें याद है, बीटा के एस नॉट, याद है कि भूल गए हो? तो इंटेंसिटी को जनरली क्योंकि प्रेशर वेव से पढ़ा जाता है साउंड को, तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले को डेल्टा पी के टर्म्स में लाने का प्रयास करते हैं। देखो, क्या एस नॉट को लिख सकते हैं डेल्टा पी नॉट बाई बीटा के, ओके, सो इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज 2 पाई स्क्वायर डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर बीटा स्क्वायर के स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, ओके, क्या अपन इसको के को लिख सकते हैं क्या, याद कर के होता है ओमेगा बाई वी, क्या ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई f/v, तो लिखो, छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा इसलिए बता रहा हूं, 2 पाई स्क्वायर डेल्टा पी नॉट स्क्वायर बीटा स्क्वायर, के को लिखा तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ऊपर वी स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, एफ स्क्वायर ने स्क्वायर को मार दिया, पाई स्क्वायर ने पाई स्क्वायर को मार दिया, टू ने टू को मार दिया, बचा कितना डेल्टा पी नॉट स्क्वायर रो वी क्यूब बाई बीटा स्क्वायर। और हाँ, अब ध्यान से सुन, क्या वेलोसिटी इज अंडर रूट बीटा बाई रो, ओके, तो क्यों ना इसे ऐसे लिखें, डेल्टा टू था, एक टू बच रहा है, अरे हाँ, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर बाई 2 बीटा और ये वी क्यूब और ये बच गया अंडर रूट ये बीटा बाई रो, क्या बीटा बाई रो इज 1 बाई, बीटा बाई रो इज 1 बाई वी स्क्वायर, तो इसने ये क्या है वी स्क्वायर,
नीचे वाला, तो इसने इसको मार दिया। सही कर रहा हूं ना? अंडर रूट बीटा बाई रो। अरे हाँ सर, तो देखो क्या है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया डेल्टा पी नॉट स्क्वायर इंटू वी बाई 2 बीटा। अरे हाँ सर, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला साउंड के लिए आया वहीं से जो अपन ने पहले पढ़ा था, पर उसको अगर ऐसे रट लो तो कोई बुराई नहीं है। किसी भी एक मीडियम के लिए क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड फिक्स है, क्या बीटा भी फिक्स है, बल्क मॉडुलस, तो अपन बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। जैसे वहां बोलते थे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यहां पे बोलेंगे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और हाँ सर, तो अगर साउंड वेव में ये फॉर्मूला रट लो तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे हाँ सर, अरे बिल्कुल बढ़िया सर, क्लियर है सर। चलो भाई, ये बात समझ आ गई, उतार लो इसको। इंटेंसिटी की बात जैसे पहले करी थी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला वो का वही काम लेंगे, चेंज नहीं होगा। भले वहां के लिए प्रूव करा था, यहां पे भी काम करेगा, पर थोड़ा सा देखने का नजरिया होगा अलग। डेल्टा पी नॉट स्क्वायर वी बाई 2 बीटा फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम V and beta is same, therefore we can say intensity directly proportional to pressure amplitude का स्क्वायर। ओके, ठीक है, ठीक है सर, बात समझ आई सर, मजा आया सर, बढ़िया लग रहा है सर। अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे सोच लो। अरे इंटेंसिटी की कहानी समझ आई क्या? अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर। चलो यहां तक अपने को क्लैरिटी। स्ट्रिंग में पार्टिकल दूसरे को सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, इसलिए सभी पार्टिकल एम्पलीट्यूड एक ही होता है, लेकिन लाइट एंड साउंड वेव्स में ऐसा नहीं होता। इस बात को अपन प्रेशर से बाद में समझेंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। एक्चुअली क्या है, मैं आपको समझाता हूं। क्या है कि एक्चुअली क्या है कि जो स्ट्रिंग में था ना, वो ये वाला पार्टिकल एक एक अपनी, ये एक पार्टिकल था, इधर एक पार्टिकल था, उसने अपनी पूरी एनर्जी इधर दे दी। पर लाइट और साउंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम 3D में ट्रैवल करते हैं। कैसे ट्रैवल करते हैं? 3D में। ये कहानी क्यों लिखी गई, इसको समझो। हम 3D में ट्रैवल करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अरे यस और नो? अपन ऐसे 3D में ट्रैवल करते हैं। तो मान लो जो मेरी एनर्जी, उस वक्त मेरे आसपास 10 पार्टिकल है, तो मैंने, मगर मैं सोर्स पार्टिकल हूं। जैसे मान लो स्ट्रिंग में मैं सोर्स पार्टिकल था, मैंने अपनी सारी एनर्जी अपने पास वाले को दे दी। पर अगर मैं 3D में फैलना है, तो अगर मैं सोर्स पार्टिकल हूं, अरे हाँ सर, अगर मैं सोर्स पार्टिकल हूं तो मैं अपनी सारी एनर्जी एक पार्टिकल को दूंगा कि अपने आसपास चिपके हुए सबको दूंगा? अरे हाँ, सबको दूंगा। तो मैंने अपनी एनर्जी कैसे, मतलब मेरे से 10 चिपके हुए पार्टिकल, तो 10 को दे दी। फिर उन 10 में से एक को जो मिली वो एनर्जी कम हो गई ना, फिर उसने अपने आगे वाले को एक को दी कि बहुत सारों को दी? बहुत सारों को दी। तो एनर्जी, एक पार्टिकल अपनी एनर्जी बहुत सारे पार्टिकल को दे सकता है। तो जो रियल एनर्जी इस जगह होती है, अगर मैं पूछूं स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में जो एनर्जी यहां थी वो यहां पहुंची, पर साउंड में जो सोर्स यहां था, उससे एनर्जी यहां जो पहुंची वो उतनी थी कि कम थी। क्यों? क्योंकि वो पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई ऐसे गोले में। क्या करें, इंटेंसिटी पहले भी बता चुका हूं, वाली बात पहले समझा चुका हूं मैं, ये बात समझा चुका हूं मैं, गड़बड़ मत करना। हाँ सर, बताई तो थी सर, याद है क्या? पूरे गोले में अगर ये पी पावर सोर्स छोड़ रहा है, तो याद करो ऐसे दो गोले पर पावर सेम होगी। ये पढ़ा चुका हूं, पर क्या अलग होगी? इंटेंसिटी विल बी डिफरेंट। अरे हाँ सर, कुछ याद आ रहा है कि भूल गए हो? इन दोनों स्फीयर्स पर एनर्जी सेम गिरती है, पावर सेम गिरती है।
जो पढ़ा चुका हूं उसको दोबारा नहीं बोलूंगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अरे हाँ सर, पढ़ा तो चुके हो सर, आप इंटेंसिटी की फील एक बार पहले करा चुके हो। तो भैया इन दोनों स्फीयर पे क्या अलग अलग है? इंटेंसिटी, इस पे इंटेंसिटी अगर ये दूरी R1 है और ये R2 है तो याद करो यहाँ की इंटेंसिटी I1 है P अपॉन 4πR1 स्क्वायर और यहाँ की इंटेंसिटी है P अपॉन 4πR2 स्क्वायर। क्या टोटल पावर सेम है, पर क्या एरिया 4πR1 स्क्वायर है पहले स्फीयर का और दूसरे स्फीयर का 4πR2 स्क्वायर है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सोचो, इसलिए बोला लाइट और साउंड में ऐसा नहीं होता कि अगर इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है तो इसका भी ए है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी यहां थी वो यहां थी। पर सोच, लाइट और साउंड में, अरे लाइट और साउंड में जब आप एनर्जी देते हो तो आपके इधर एनर्जी कुछ कम पहुंचती, तो वहां पर इंटेंसिटी अगर कम हुई तो उसमें नाचने वाले पार्टिकल्स का प्रेशर एम्पलीट्यूड उतना होगा कि कम होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, क्या कम होगा? हाँ सर, कम होगा। हाँ सर, कम होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसलिए बात बोली गई, स्ट्रिंग में एक पार्टिकल दूसरे को सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, इसलिए सभी पार्टिकल एम्पलीट्यूड ए ही होता है। लेकिन लाइट एंड साउंड वेव में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दूर जाने पर एनर्जी सब तरफ फैलती है तो इंटेंसिटी कम होती जाती है, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा, इसलिए एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। हाँ सर, बात तो कुछ कुछ समझ आ रही है, मौज भी आ रही है। बोलो ये बात समझ आई क्या? अरे बोलो ये बात समझ आई क्या? अरे सोच लो, समझ तो आई। इसलिए सोर्स जब ऐसे लिखते हैं 3D में तो देखो क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या अपन ऐसे लिखते थे, P अपॉन 4πR स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसे कहते हैं पॉइंट सोर्स। अब दो तीन चीजें आएंगी, समझना उसको। इसे क्या कहते हैं? पॉइंट सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स हो तो इंटेंसिटी ऐसे वेरी करती है और प्रेशर एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी करेगा, अगर साउंड की बात करें। अरे हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। अगर पॉइंट सोर्स, अगर कैसा सोर्स हो? पॉइंट सोर्स, जो मैंने आपको जैसे पहले कहानी पहले समझाई थी, तो इंटेंसिटी ऐसे वेरी करती है। स्ट्रिंग में ये लफड़ा नहीं था, साउंड में ऐसा लफड़ा होता है। ओके सर, बात समझ आई सर, क्लियर? ओके, ठीक है, ये उतार लो, आगे बढ़ते। सुने, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ओके सर, समझ आया सर, अच्छा भी लगा सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, चलते चलो, सुनते चलो। ओके, ये सेकेंडरी वेवलेट छोड़ो, तुम्हें सभी को लेना देना नहीं है। अब देखो, मान लो कि आपका सोर्स इन्फिनिटी पे है, मतलब जैसे स्टार से रोशनी आ रही है। अब सोचो, जो रोशनी आ रही है वो ऐसे आ रही है, अपन बहुत दूर है। तो सोचो अगर आप बहुत दूर हो तो आपके लिए इस पॉइंट और इस पॉइंट पे बहुत दूर, मतलब समझ लो 2 पॉइंट लें, 10 करोड़ किलोमीटर। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 10 करोड़ किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। तो क्या पॉइंट लगभग लगभग, क्या इंटेंसिटी विल रिमेन सेम? अरे हाँ ना बोलो भाई, क्योंकि लगभग लगभग ये जो एनर्जी आ रही है, ये जो रेज आ रही हैं, ये पैरेलल हो गई हैं। सोच, बहुत दूर जाने पर कैसे पैरेलल हो जाएंगी रेज? यानी कि ऐसा तब होगा जब सोर्स एट इन्फिनिटी, देयरफॉर नो चेंज इन आई, देयरफॉर नो चेंज इन एम्पलीट्यूड।
हालांकि इसकी जरूरत तुम्हें लाइट में पड़ेगी, अभी नहीं, क्योंकि लाइट के सोर्स इतने दूर से आते हैं, साउंड के इतनी दूर से नहीं होते। पर सोचो अगर सोर्स इन्फिनिटी पर हो तो जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी लगभग सेम होगी, उसकी इंटेंसिटी लगभग सेम होगी। और हाँ सर, याद रखना है, सोर्स अगर पॉइंट सोर्स हो जो अपन ने पढ़ा था पहले, तो क्या इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²? हाँ सर। सोर्स अगर इन्फिनिटी पर हो तो सर आई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट। इस केस के लिए आई कैसा मान लो? कांस्टेंट। अच्छा, एक और सोर्स होता है, एक और टाइप है, याद रखना है, बिल्कुल सेम बात रिपीट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। और सही बताऊं, बिल्कुल सेम बात रिपीट करेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तुम्हें अभी दोनों बातें नहीं याद लगेंगी, नहीं लगेंगी, बट मैं जानता हूं आगे क्या पढ़ने वाले। 12th में पढ़ेंगे दोनों बातें, बिल्कुल सेम रिपीट टेलीकास्ट होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे अपन वेव फ्रंट्स, तब ये सेम कहानी होगी। अभी खैर डरो मत, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। ठीक सर, ये बात समझ आई। तीसरे टाइप, ये मैं समझ में आ गया कि आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ये हमें समझ आ गई, बात क्लियर है। आर ग्रेटर देन आर, सोर्स इन्फिनिटी। अगर सोर्स लाइन सोर्स जैसा, ट्यूबलाइट जैसा, तो याद रखना ट्यूबलाइट जैसा, कैसा? ट्यूबलाइट, इसे बोलते हैं लाइन सोर्स। तो याद रखना है, अभी ज्यादा उसकी मैथ्स में नहीं जाना। अगर लाइन सोर्स हो, पॉइंट सोर्स नहीं, लाइन सोर्स हो, है ना, तो ऐसे सिलेंडर सिलेंडर टाइप बनेंगे, सेम टाइप। अभी ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आगे बहुत आएंगे। तो बस इतना याद रखना कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो याद रखें तीन चीज, आर नहीं, 1/r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट स्क्वायर। तो पॉइंट सोर्स याद कैसे करना है? पॉइंट सोर्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट। लाइन सोर्स I is directly proportional to 1/r, directly proportional to delta p naught square. Infinite source मतलब source at infinity, source at infinity, याद रखना है I equal to constant। ये कहानी आपको याद होनी चाहिए, ये कहानी आपको याद होनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसी कहानी से अगले टर्न पर कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, घबराना मत, शर्माना मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो क्लियर? तो आज का लेक्चर फिर से समझ कर रटने वाला, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। तो जोश और जुनून बनाए रखिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।